बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है एलोट्रॉपिक फार्म ऑफ कार्बन। आपको मालूम है कार्बन के दो तो बहुत मशहूर एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं या क्रिस्टलाइन फार्म है, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट है। लेकिन थर्ड वन रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है एलोट्रॉपिक फार्म ऑफ कार्बन जो क्रिस्टलाइन है, वो है बकी बाल्स, जो 1985 या 87 के दरमियान ये डिस्कवर हुई थी। तो आते हैं अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, डायमंड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड में जो एटम्स होते हैं वो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं और वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। कौन से? क्यूबिक फॉर्म में अरेंजमेंट होती है और हर बॉन्डेड क्या होता है, हर कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है, यानी 4 बॉन्ड वो बनाता है, 4 बॉन्ड्स। हर कार्बन एटम डायमंड में 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी उसके जो चारों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज्ड अप हो जाते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरी, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड इनमें मौजूद होती है, तमाम उसके एटम्स में वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्रिस्टल्स में अटैच हो जाएं, तो ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या हो जाते हैं, हार्डनेस दे देते हैं इस डायमंड को या क्रिस्टलाइन फॉर्म को, जिसकी वजह से उसमें हार्डनेस आ जाती है। स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं एटम्स, और इसी हार्डनेस की वजह से हम डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, और साथ साथ इसी हार्डनेस को हम यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स में ड्रिल के उसमें लगा देते हैं। इसके अलावा हम कटिंग ऑफ ग्लास भी इसी से करते हैं। और दूसरी, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत हाई है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हाईनेस की वजह से इसकी खूबसूरती हो जाती है, इसमें चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, और इसी ब्राइटनेस को हम फिर किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम ज्वेलरीज में लगाते हैं इनके क्रिस्टल्स को, डायमंड को। तो ये सारी क्या हो गई, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड वन वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो एटम्स होते हैं कार्बन के वो कोवेलेंटली अटैच होते हैं ओनली टू 3 अदर कार्बन एटम्स, यानी वो 3 कार्बन, हर एटम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि डायमंड में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, तो यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह जाता है, नॉन बॉन्डिंग रह जाता है। और इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है और गुड कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट में जो है एक तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। दूसरी जो है वो हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये हेक्सागोनल अरे जो हेक्सागोनल उसके क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, लेयर्स वो बना लेती हैं, और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इसकी लेयर्स बन जाती हैं, और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो सकती हैं। और दूसरी जो ये लेयर्स हैं ये थ्रू वीक अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ये बहुत, तो इस वीक अट्रैक्शन की वजह से वो स्लाइड हो सकती हैं, और इसी की वजह से ग्रेफाइट में सॉफ्टनेस आ जाती है, क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते, बल्कि जस्ट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनमें, उनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में।
ठीक है। तो उसकी वजह से ये स्लाइड हो सकती हैं और इस स्लाइडिंग की वजह से हम इसको लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हैवी मशीनरी में, और भी इसके हम ग्रेफाइट को, ग्रीस को हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पर, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको हम किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको इलेक्ट्रोड के तौर पर ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या गैल्वानिक सेल्स में, ठीक है। तो ये हो गई किसकी ग्रेफाइट की कैरेक्टरिस्टिक और उसके यूजेस। तो अब आते हैं हमारा जो थर्ड वन क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कार्बन का, वो कौन सा है एलोट्रॉपिक फॉर्म, वो है बक्कीबाल। तो बक्कीबाल मैंने पहले बताया 1985 में डिस्कवर हुआ है, यानी रिसेंट ये डिस्कवर हुआ है। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। जिस तरह फुटबॉल होती है तो फुटबॉल ये पेंटागोनल भी अरेंजमेंट इनकी होती है और हेक्सागोनल भी हो सकती है। तो इस तरह ये अरेंजमेंट इनके होते हैं और ये क्या हो जाती हैं, इनकी अरेंजमेंट गोल बॉल की तरह बन जाती है, फुटबॉल की तरह, इस तरह जो अंदर से खाली होती हैं और सारे बाहर ये अरेंज होते हैं और आपको किस तरह स्ट्रक्चर देते हैं, जिस तरह फुटबॉल की स्ट्रक्चर है उस तरह आपको ये स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं बक्कीबाल्स। और इनमें जो कार्बन एटम की नॉर्मल तादाद होती है बक्कीबाल में, एक क्रिस्टल में वो 20 से लेकर 100 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारे पास नाउन फार्म है वो है C60, यानी 60 कार्बन एटम पर जो मुश्तमिल बक्कीबाल है वो एबंडेंट है बहुत नेचर में, और ख़ासकर ये अदर प्लैनेट्स पर हमने इसको डिस्कवर वो किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बक्कीबाल्स, और बक्कीबाल्स को हम सेमीकंडक्टर में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा सुपर कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और लुब्रिकेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो एटम्स अरेंज होते हैं वो या इस तरह हेक्सागोनल यानी 5 उस पर मुश्तमिल होते हैं उनकी रिंग, या उनकी पेंटागोनल और या हेक्सागोनल रिंग पर मुश्तमिल होती हैं, यानी 6 कोनों पर मुश्तमिल, यानी 6 पर रिंग कितने एटम कार्बन के होते हैं, 6 एटम। तो ये उनकी अरेंजमेंट हो गई। उनकी तादाद भी हमने वो कर ली कि 20 से कम नहीं हो सकते और 100 तक अभी तक मालूम है, यानी 100 एटम पर मुश्तमिल होते हैं या 20 एटम या इनके दरमियान। जिस तरह C60 हमारे पास है, C70, C80, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है हमारे पास, और इनके यूजेस हो गई सेमीकंडक्टर के तौर पर, सुपर कंडक्टर के तौर पर और लुब्रिकेंट के तौर पर भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे सॉल्यूशन वाला। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर नए अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।